हेलो। आई एम प्रियंक। मैं शुरू कर रहा हूँ विजन आईएएस की मैगजीन जो जून मंथ की है। इसमें हम पहला पॉलिटी एंड गवर्नेंस, फिर आईआर, फिर इकोनॉमी और फिर सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंट, सोशल इशू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट, कल्चर के कुछ, एथिक्स और कुछ जो सुर्खियों में रही योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम अब देखते हैं। सबसे पहले पॉलिटी से शुरुआत करते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसे राज व्यवस्था हम शासन कहते हैं। अगर इस हम पेपर की बात करें तो यूपीएससी पेपर सेकंड में इसका हमको इम्पोर्टेंस नज़र आता है। जीएस पेपर सेकंड, जीएस सेकंड में यह आता है। अब केंद्रीय सूचना आयोग, अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, अगर के बारे में इसमें बात की गई है, जिसमें आखिर ये सुर्खियों में क्यों है। सबसे पहले ये बताया गया है ये सुर्खियों में क्यों है। तो हाल ही में सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत की गई अपीलों के निपटान में लगातार वृद्धि हुई है। इसके कारण केंद्रीय सूचना आयोग के पास लंबित आरटीआई की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की है। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में अगर हम जानते हैं तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन वर्ष 2005 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक मतलब होता है कि कानून के तहत अधिनियम ला के संसद में बनाया गया सांविधिक निकाय। इसे आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत गठन किया गया था। सभी केंद्रीय लोक प्राधिकार आयोग के अधिकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय लोक प्राधिकारी आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त शामिल होते हैं। मतलब एक मुख्य सूचना आयुक्त और इसके 10 सूचना आयुक्त शामिल होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाती है। नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाती है। यह नियुक्ति समिति निम्नलिखित से जब अगर नियुक्ति जो मिलकर बनती है तो इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के नेता होते हैं विपक्ष के, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होता है। तो 3 लोग इस समिति के अध्यक्ष, मतलब समिति होते हैं जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। और जो ये समिति होती है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब अगर हम शुरू करते हैं यहाँ पे तो हम देखते हैं कि सीआई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होता। ये प्रीलिम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये अक्सर पूछा भी जा सकता है प्रीलिम्स में कि सीआईसी पुनर्नियुक्ति के पात्र है कि नहीं। तो ये नहीं है, ठीक है। आरटीआई संशोधन नियम 2019 और उसके तहत बनाए गए नियमों के द्वारा इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। अभी जो है पिछले 2019 में इसमें संशोधन किया गया और इनका जो कार्यकाल है उसको कम कर दिया गया। इससे पहले वर्ष 2005 के अधिनियम में उनके लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल या 65 वर्ष की सेवानिवृत्त की आयु, इनमें से जो पहले हो का प्रावधान किया गया था। लेकिन पिछले साल अभी 2019 में उसको घटाकर 3 वर्ष कर दिया कि 5 की जगह पर।
यह प्रावधान इसलिए किया है कि ताकि सूचना आयुक्त अपनी नौकरी खोने के भय के बिना प्रशासन के उच्च अधिकारियों के संदर्भ में अपनी शक्ति का उपयोग कर सकें। भय के बिना प्रशासन के उच्च उपयोग कर सकें। इसमें अगर हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में जानते हैं, प्रयास करते हैं, तो आरटीआई कानून के विकास का आरंभ 1986 में श्री कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम मामले में हुआ था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना के बिना नागरिकों द्वारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता। कुलवाल बनाम जयपुर नगर। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कहाँ से शुरुआत हुआ, तो 1986 में कुलवाल बनाम जयपुर नगर मामले से, है ना। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना के बिना नागरिकों द्वारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए सूचना का अधिकार आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की गई वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में नहीं थे। इसे सूचना की स्वतंत्रता नियम 2002 के स्थान पर लागू किया गया। स्वतंत्रता सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 था, तो उसके स्थान पर सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया। आरटीआई अधिनियम नागरिकों को सशक्त बनाना और लोक प्राधिकारों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है तथा भ्रष्टाचार को रोकता है। इस प्रकार यह हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में जनता के लिए काम करने योग्य बनाता है। आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर केंद्रीय स्तर पर का वेतन क्रमशः मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों के वेतन के बराबर होगा। देखिए, आरटीआई अधिनियम 2019 के द्वारा इन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार वेतन कार्यकाल निर्धारण केंद्र सरकार को प्रदान कर दिया गया है। वे अब इसका जो पहले था मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के माध्यम के बराबर ही इनका वेतन और भत्ते मिलते थे, लेकिन 2019 में जो संशोधन किया गया उसमें उनके वेतन और भत्ते केंद्र सरकार अपने अनुसार निर्धारण करेगी तथा उनके कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्य सूचना आयुक्त के कामकाज में कुछ सुधार के लिए कुछ पहले की गई हैं। ऑनलाइन पोर्टल, देश में किसी भी भाग या विदेश से ऑनलाइन आरटीआई दायर करने के लिए दिन के 24 घंटे में काम करने वाली पोर्टल सेवा आरंभ किया गया। ई गवर्नेंस, मोबाइल आधारित एप्लीकेशन को विकसित करने, ई सुनवाई करने, ई अधिसूचना जारी करने आदि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। इससे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को सहायता मिल रही है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका गठन वर्ष 2009 में सीआईसी और एसआईसी के बीच समन्वय और आपसी परामर्श स्थापित करने हेतु किया गया था। साथ ही इसका अन्य उद्देश्य शिक्षा, अनुसंधान और ज्ञान के प्रसार के माध्यम से कानून एवं उनकी व्याख्या पर सूचनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना था। इससे आरटीआई नियम के प्रशासन को मजबूत इससे आरटीआई नियम का प्रशासन मजबूत हुआ। इसमें था नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका गठन वर्ष 2009 में सीआईसी और मतलब सीआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड एसआईसी मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बीच समन्वय आपसी परामर्श स्थापित करने हेतु किया गया। 2005-19 में इसका संशोधन किया गया। अब इसके अगर हम कार्यों की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किसी मामले में जांच कर समय चीफ इलेक्शन कमीशन के पास वही शक्तियाँ होती है जो निम्नलिखित
लोग के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत किसी बात पर विचार करते समय एक सिविल न्यायालय के पास होती थी। किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बात करना, साथ ही शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य और अन्य चीजें पेश करना, दस्तावेज के प्रकटीकरण और निश्चितीकरण की अपेक्षा करना, साक्ष्य प्राप्त आयोग से जुड़े मुद्दे। अधिनियम के अनुसार सीआईसी का कर्तव्य है कि निम्नलिखित किसी प्राप्त करें जिसकी जांच की, जिसकी मांग केंद्रीय सूचना आयोग से जुड़े मुद्दे रिकॉर्ड। अब कुछ इसमें केंद्रीय सूचना आयोग ने अभी तक जो है कुछ ऐसे जिस कंसर्न है इसमें, है ना, तो उस पर हम बात करते हैं। तो रिकॉर्ड का खराब प्रबंधन, अप्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली और क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र करने की खराब प्रक्रिया के कारण आरटीआई आवेदनों के निपटान में देरी होती है। 38% लोक सूचना अधिकारियों ने आरटीआई अनुरोधों निपटान देरी का एक कारण खराब रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली को बताया है। 79% लोक सूचना अधिकारियों ने क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र करने को आरटीआई अनुरोधों के निपटान में देरी का कारण बताया है। लंबित मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों की तुलना में 5 गुना अधिक थी। वर्तमान में कुल 35,849 अपीलों और शिकायतों को निपटारा किया जाना बाकी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 नए नियम द्वारा सीआईसी के कार्यकाल, सेवा शर्त और वेतन को निर्धारित करने की शक्ति सरकार को दी गई। सरकार इन संबंधों में लिया गया निर्णय बाध्यकारी हो गया। इससे सीआईसी पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा। रिक्त पद, सीआईसी के पद पिछले 7 वर्षों में 4 वर्षों के लिए खाली था। पिछले 7 रिक्त पद रिक्त रहता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर था ही नहीं भारत में। पिछले 7 वर्षों में 4 वर्ष इसका पद खाली रहा। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम जो संशोधन लाया गया 2019 में, वो लंबित मामले जो हैं, फिर रिकॉर्डों को खराब प्रबंधन है। 38% तो मतलब सूचना अधिकारी ये कहते हैं कि भाई हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, तो देरी कारण क्यों प्रशिक्षण की कमी। अधिनियम में नियुक्ति से पहले उनका प्रशिक्षण प्रावधान नहीं है। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, नियुक्ति से पहले उनके प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं, इसलिए आरटीआई आवेदनों के निपटान के लिए अधिनियम के प्रावधानों की आवश्यक जानकारी का अभाव था। इसे सूचना प्रदान करने में देरी। आगे अगर हम आगे इसमें कुछ रिकॉर्ड का प्रबंधन, प्रकट किए जाने योग्य दस्तावेज को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। इससे विभाग पर सूचना प्रदान करने का बोझ कम होगा। साथ ही तो इससे दस्तावेज को भौतिक रूप से संग्रहित करने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की आवश्यकता भी कम होगी। धन के लिए एक अलग विभाग बनाया जाना चाहिए। प्रशिक्षण, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की दक्षता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। विशेषज्ञों द्वारा आंतरिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे आरटीआई आवेदनों का निपटारा कर सकें। के साथ ही उन्होंने आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों, न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों आदि के संबंध में जानकारी प्रदान करने वाले मैनुअल प्रदान किए जाने चाहिए। नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा सकता है। साथ ही क्षेत्रीय भाषा में आरटीआई अधिनियम 2005 का प्रकाशन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में आरटीआई अधिनियम 2005 पर एक अध्याय को भी जोड़ा जा सकता है। त्वरित निपटान, लंबित मामलों में त्वरित निपटान के लिए सियासी सूचना आयोग को संख्या बढ़ाने की जरूरत, संख्या बढ़ाई है। अब फिर आती न्यायिक जवाबदेहिता, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी।
उड़ीसा उच्च न्यायालय अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। यह रिपोर्ट राज्य की न्यायपालिका के प्रदर्शन के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। न्याय जवाबदेही के बारे में अगर हम इस सबसे पहले इसके पहले हम ये देख लें कि न्यायिक जवाबदेही की आवश्यकता क्यों है। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं में नागरिकों की निष्ठा और विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए लोकतांत्रिक जो संस्थाएं वह नागरिकों को निष्ठा और विश्वास हो, गुणवत्तापूर्ण निर्णय देने में दक्षता और पारदर्शिता से संबंधित सुधार लाने के लिए, और फिर लंबित मामलों को कम करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव। न्यायिक कुछ मुद्दे अगर देखा जाए अधिनियम न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। यह जवाबदेही के निर्धारण के लिए एक तंत्र के प्रावधान के रूप में न्यायिक जवाब अगर मुद्दे देखा जाए तो कॉलेज कुछ हैं जो कॉलेजियम प्रणाली, जहाँ न्यायाधीशों के हाथों में अत्यधिक शक्ति का केंद्रीकरण होता है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है इससे। न्यायाधीशों का आचरण, न्यायाधीश में भ्रष्टाचार में लिप्त, सेवानिवृत्ति के बाद परिगणना करने आदि का आरोप लगाया जाता रहा है। आंतरिक कामकाज, न्यायपालिका का काम का अनेक स्पष्टता व्याप्त हैं। उदाहरण के लिए न्यायाधीशों को मामलों का आवंटन, न्यायिक नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि अनौपचारिक और अक्षम तरीके से होती है। तत्काल से जवाबदेही बढ़ेगी। सूचना संबंधी विषमता, न्यायपालिका ने वस्तुतः स्वयं को आरटीआई नियम के दायरे से बाहर रखा है। इस तरह सूचना तक पहुंच को सीमित कर दिया है, कारण न्यायाधीशों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। अपने न्यायिक दायरे का उल्लंघन करना, न्यायिक सक्रियता बड़े पैमाने पर लोगों और समाजों के अधिकार को लागू करती है। हालांकि न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दायरे के उल्लंघन के मामले भी सामने आए पृथक्करण के प्रमुख सिद्धांत का उल्लंघन हो। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग असंवैधानिक घोषित कर समाप्त करना, लंबित मामले करने के उपायों की कमी के कारण वर्ष 2010 लंबित मामलों की संख्या प्रतिवर्ष करीब 3% के आसपास वृद्धि हुई है। सितंबर 2000 से भारत में सभी न्यायालयों में 5.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। सभी न्यायालयों कारण न्यायाधीशों और न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास कम हुआ है। न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम, कुछ कदम उठाए गए हैं न्यायिक जवाबदेही तक बढ़ाने के लिए। तो इसमें आंतरिक प्रक्रिया है, न्यायाधीशों के खिलाफ दुर्व्यवहार या कदाचार के किसी भी आरोप की जांच। प्रक्रिया ज्ञापन 2016 उच्चतम न्यायालय में एक स्थायी सचिवालय स्थापित करने में विचार किया जा रहा है। यह मुख्यतः न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रिकॉर्ड को बनाए रखने स्थापित किया गया है। न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक 2020, यह विधेयक विचाराधीन है। यह न्यायाधीशों द्वारा अपनी संपत्ति घोषित करने को अनिवार्य बनाता है और न्यायिक मानकों को निर्धारित करता है। साथ ही यह उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी निर्धारित करता है। वर्ष 2009 में उच्च न्यायालयों ने अपने न्यायाधीश द्वारा संपत्ति की स्वैच्छिक घोषणा करने का संकल्प लिया था। इसके अलावा वर्ष 2002 में बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट को अपनाया गया था। प्रौद्योगिकी का प्रयोग, कानून प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करना और किसी मामले शुरुआत से लेकर समाप्ति तक उसकी निगरानी करना। लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, यह एक वेब आधारित एप्लीकेशन है, लिम्बस। इसकी मदद से केंद्र सरकार जुड़े मामलों को अधिक प्रभावी निगरानी की जाती है। न्यायाधीशों के लिए एक अधिक औपचारिक और व्यापक आचार संहिता लागू की जानी चाहिए जो कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य हो। इसके अलावा जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए कामकाज और दक्षता पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए।
जिसे हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। न्यायिक स्वतंत्रता बनाम न्यायिक जवाबदेही। न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ है न्यायपालिका का राज्य के अन्य अंगों अर्थात कार्यपालिका विधायिका पर निर्भर न होना। साथ ही इसका अर्थ न्यायपालिका के पास निष्पक्षता और ईमानदारी से न्याय करने की शक्ति होना भी है। न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों में कार्यकाल की सुरक्षा, संसद में न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में चर्चा पर पाबंदी आदि शामिल है। न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही ये दोनों शब्द इस अर्थ में परस्पर जुड़े हुए हैं कि अत्यधिक स्वतंत्रता जवाबदेही को कम कर सकती है तथा अत्यधिक जवाबदेही स्वतंत्रता को कम कर सकती है, इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यह संतुलन न्यायपालिका को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाकर प्राप्त किया जाता है। इसके लिए न्यायाधीशों को संसद द्वारा हटाए जाने, अपील करने, न्यायालयों के आदेश के पुनरीक्षण और समीक्षा करने, न्यायाधीशों के लिए नैतिक आचार संहिता आदि का प्रावधान किया गया है। जनहित याचिका अगर PIL न सुप्रीम कोर्ट ने PIL दायर किए जाने पर आपत्ति प्रकट की। उच्चतम ने लग्जरी महत्वहीन है ना, न्यायालय ने लग्जरी लिटिगेशन दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना भी लगाया है। PIL की बात की गई है। फिर हेट स्पीच है और फिर कुछ इंटरनेट शटडाउन के बारे में है। राज्यसभा के लिए नेवा है। तो आज के लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में 2 टॉपिक्स हमने कवर किए और कल हम PIL से इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।